उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स बढ़िया होंगे। तो आज पढ़ेंगे अपन जेट, आईसीआर और एम्स के वही पुराने क्वेश्चंस। मैंने पहले भी आपको बहुत से वीडियो में क्वेश्चंस बताए हैं। मैं देखिए थोड़ा सा लेक्चर देने से पहले मैं थोड़ी सी एक विशेष बात बताता हूं। मेरा क्वेश्चन सोल्व करवाने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा हटके है। तो जब भी मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊं ना तो आप एक आंसर पर फोकस मत करना, ये मेरी बात याद रखना। कभी भी आप एक आंसर पर फोकस मत रखना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो एक बार आ गया वही क्वेश्चन दोबारा आए। इतनी बात हो सकती है कि यह तो कन्फर्म है कि चारों ऑप्शन में से जो क्वेश्चन बनेगा वो जरूर आ सकता है। तो मैंने जो चार ऑप्शन बताऊं उन पे भी ध्यान देना, एक का आपको आंसर नहीं देना है, चारों को देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, दूध उत्पादन बढ़ाने वाली क्रांति। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, दूध का उत्पादन बढ़ाने वाली क्रांति का क्या नाम है? चार ऑप्शन आएंगे, हरित क्रांति, गोल क्रांति, श्वेत क्रांति या सुनहरी क्रांति। बच्चों डायरेक्ट आंसर करना है। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की गई थी। ठीक है, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति का आयोजन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले, गेहूं का उत्पादन बढ़ाने वाली क्रांति हरित क्रांति। गेहूं का उत्पादन बढ़ाने वाली क्रांति कौन सी होती है? हरित क्रांति। ठीक है, क्वेश्चन आ गया, आलू का उत्पादन बढ़ाने वाली क्रांति कौन सी होगी? गोल क्रांति। आलू का उत्पादन बढ़ाने वाली क्रांति होगी गोल क्रांति। क्वेश्चन नंबर पूछ ले आपको, फलों का उत्पादन बढ़ाने वाली क्रांति सुनहरी क्रांति। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन सोल्व हो गए। जरूरी नहीं है आपको यही क्वेश्चन दे, इनमें से भी क्वेश्चन बनता है। क्रांति का क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका सोल्व हो गया, ये मान के चलो। ठीक है, दोबारा बता देता हूं एक बार रिपीट। फल उत्पादन बढ़ाने वाली क्रांति कौन सी होती है? सुनहरी क्रांति। दूध का उत्पादन बढ़ाने वाली क्रांति श्वेत क्रांति। ठीक है, आलू का उत्पादन बढ़ाने वाली क्रांति गोल क्रांति। और आगे आपका आएगा, गेहूं का उत्पादन बढ़ाने वाली क्रांति कौन सी होगी? हरित क्रांति। अब पढ़ेंगे अपन आपका अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर बता रहा हूं, चारों ऑप्शनों पर फोकस रखना। क्वेश्चन नंबर 2, तरीका सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, पंच जगत अवधारणा प्रस्तुत की थी। आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, पंच जगत अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक, यानी पंच जगत अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? चार ऑप्शन आएंगे, लिनियस, हैकेल, व्हिटेकर और कोपलैंड। तो आपकी जो पंच जगत अवधारणा थी वो प्रस्तुत की थी व्हिटेकर
ने। ठीक है, वेरी गुड, सही बात है। कौन कौन से दिए? जंतु जगत या पादप जगत। तो याद रखना पादप जगत का वर्गीकरण भी किया था। पादप जगत का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने पंच जगत अवधारणा पादप जगत में दी थी। ठीक है, बात आती है कौन कौन से होते हैं। दो चीजें चलती है, पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। इन पांचों का जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था? व्हिटेकर ने। दोबारा बता रहा हूं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, शैवाल और जिम्नोस्पर्म, इसके अलावा एंजियोस्पर्म, इन पांचों का क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटेकर ने दिया था। ये तो बन गया इसका क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन होगा आपका। अब बात आती है, आपको पूछ ले कि द्विव नाम पद्धति प्रस्तुत की थी। तो आपको आंसर करना है कैरोलस नामक वैज्ञानिक ने, कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की थी। यह क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। आंसर करना है लीनियस नामक वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की थी। कहने का मतलब उसने दो जगत दिए। ठीक है, अब आ जाए आपके पास क्वेश्चन में कि तिर जगत अवधारणा प्रस्तुत की थी। हेक्कर नामक वैज्ञानिक ने तिर जगत अवधारणा प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन आ गया कि तिर जगत अवधारणा प्रस्तुत की हेक्कर नामक वैज्ञानिक ने। क्वेश्चन आ गया फोर जगत अवधारणा प्रस्तुत की थी। किस वैज्ञानिक ने की थी? कॉपलैंड ने। ठीक है, अब आपके नामकरण पद्धति में से सारे क्वेश्चन यहां पर सोल्व हो गए। दोबारा बता रहा हूं, पंच जगत अवधारणा किसने दी? R.H. व्हिटेकर, वेरी गुड। द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तुत की? कैरोलस लीनियस ने। तीसरा क्वेश्चन, फोर जगत अवधारणा किसने प्रस्तुत की? कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक ने। और लास्ट क्वेश्चन, तिर जगत अवधारणा प्रस्तुत की हेक्कर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। वो बात अलग है कि द्विनाम में जाति कुल वो सारे नाम आते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये आपका क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, ये किसी में कोई प्रॉब्लम किसी को? अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन आगे थोड़े से प्लांट फिजियोलॉजी में। क्वेश्चन आएगा गेहूं कौन सा पादप है? आपको उत्तर बताना है गेहूं कौन सा पादप है। चार ऑप्शन है, C3, C4, केम पादप या सभी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? गेहूं होता है C3 पादप होगा। ठीक है, C3 पादप में इसके अलावा और क्या क्या होते हैं? इसके अलावा मूंगफली पूछ लेता आपको, तो आपको बताना है मूंगफली, जई, कॉटन,
और सुगर बीट। सुगर बीट ये कौन से पादप होते हैं? ये C3 होते हैं। इसके अलावा सोयाबीन, सोयाबीन, ठीक है, ये तो हो गए C3 प्लांट। इसके अलावा गेहूं के अलावा मूंगफली, जई, सोयाबीन, सुगर बीट और कॉटन, ये कौन से प्लांट हो गए? C3 प्लांट। यदि आपको C4 प्लांट के बारे में पूछे तो आपको बताना है C4 प्लांट मुख्यतः होते हैं मक्का, मक्का होते हैं वो C3 प्लांट, C4 प्लांट होगा। इसके अलावा आपके ऑप्शन में आ जाए कैक्टस, कैक्टस, ओपनसिया, और इसके अलावा कौन सा होता है, एक जो झाड़ लगता है नागफनी बोलते हैं उसको, वो भी इसी में आता है। ठीक है, गेहूं कौन सा पादप है? C3 प्लांट है। ठीक है, गेहूं में C3 में और कौन कौन आता है? मूंगफली, जई, कॉटन, सुगर बीट और सोयाबीन। ठीक है, केम पादप कैक्टस और ओपनसिया। इसके अलावा यूफोर्बिया भी होता है। और मक्का कौन सा है? C4 प्लांट। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है आपको कि C3 प्लांट कौन से एरिया में पाया जाएगा। याद रखना, C3 पादप ठंडे प्रदेशों में पाया जाएगा। याद रखना, C3 प्लांट ठंडे प्रदेशों में पाए जाएंगे, जबकि C4 प्लांट उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में C4 प्लांट पाए जाएंगे। CM का पूरा नाम क्या होता है? क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। कई बार पूरा नाम पूछ लेता आपको, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये CM का पूरा नाम होता है, जो रात के समय पाए जाते हैं। ठीक है, एक बात और आती है कि ऐसे कौन से प्लांट है जिनमें श्लेष्मीय पदार्थ का स्त्रावण होता है। CM प्लांट में श्लेष्मीय पदार्थों का स्त्रावण होता है। याद रखना, देखिए आपको क्या है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है ये चीजें, एग्जाम पर जरूर आप याद रखना। इसके अलावा अब अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, मूंगफली का टिक्का रोग होता है। आपका क्वेश्चन है बच्चों, मूंगफली का टिक्का रोग होगा। 4 ऑप्शन है, सार्कोस्पोरा, एरिसाइफी, स्क्लेरोस्पोरा, ग्रेमिनिकोला या फिर एल्बिगो कैंडिडा। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, आपको आंसर बताना है। तो मूंगफली का जो टिक्का रोग होता है वो होता है सार्कोस्पोरा के द्वारा।
याद रखना, मूंगफली का टिक्का रोग सार्कोस्पोरा के कारण होगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंसर। अब बात आती है कि सार्कोस्पोरा क्या है? कवक है, एक जीवाणु है या विषाणु है? याद रखना, सार्कोस्पोरा क्या है? कवक है। सार्कोस्पोरा एक कवक होती है जो क्या करती है? मूंगफली में टिक्का रोग पैदा करती है। एक किसी तो यह बनता है। दूसरा बनता है कि मूंगफली की उत्पत्ति कहां से हुई थी? याद रखना, मूंगफली की उत्पत्ति ब्राजील से हुई थी। ठीक है, ये तो हो गया इसका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? अब बात करते हैं एरिसाइपी क्या होता है। एरिसाइपी क्या है? पहले बात तो एरिसाइपी है क्या? यह भी एक प्रकार की कवक होती है। ठीक है, एरिसाइपी एक प्रकार की कवक है। ठीक बात है भाई, कवक है। एरिसाइपी के कारण कौन सी बीमारी मुख्यतः होगी? कौन सी बीमारी होगी? चूर्निल आसिता बीमारी एरिसाइपी के कारण होगी। चूर्निल आसिता, ठीक है बच्चों, चूर्निल आसिता नामक बीमारी एरिसाइपी के कारण होगी। अब आता है क्वेश्चन अगला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमेनिकोला क्या है? यह भी एक प्रकार की कवक है। ठीक है, सब समझ रहे हो? बढ़िया। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमेनिकोला के कारण क्या होता है? याद रखना, हरित बाली रोग होगा। थोड़ा समझाता हूं इसके बारे में। बाजरे में ग्रेमेनिकोला स्क्लेरोस्पोरा के कारण हरित बाली रोग होता है। कौन सा रोग होगा? हरित बाली, हरित बाली रोग होगा। किसमें होगा? बाजरे में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, यह भी बहुत बार आता है। अब आता है एल्बिगो कैंडिडा क्या है? यह भी एक प्रकार की कवक है। क्या है? एल्बिगो कैंडिडा एक प्रकार की कवक है। इसके द्वारा कौन सी बीमारी होगी? सरसों में, सरसों का श्वेत कीट, श्वेत कीट, सरसों में श्वेत कीट नामक बीमारी किसके द्वारा होगी? एल्बिगो कैंडिडा के द्वारा होगी। ठीक है, अब बात आती है, चारों का एक बार दोबारा बता देता हूं ढंग से। पहली बात, मूंगफली का टिक्का रोग सार्कोस्पोरा के द्वारा होता है। सार्कोस्पोरा एक प्रकार की कवक होती है। ठीक है, बात आती है इसका कुल कौन सा होता है? यह भी बहुत बार पूछा जाता है। कुल आपके अपन थोड़ा सा इससे आगे जब कुल के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको सारे कुल बताऊंगा। अभी बात करते हैं बेसिक बीमारियों के बारे में। क्वेश्चन पूछ सकता है, बाजरे में हरित बाली रोग होगा, वो होगा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमेनिकोला नामक कवक के द्वारा। ठीक है,
अब क्वेश्चन आ गया कि सरसों का सफेद कीट रोग होगा एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा सरसों का सफेद कीट बीमारी होगी। कहने का मतलब क्या है बता देता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, मान लीजिए कोई सरसों का प्लांट है, उस पर व्हाइट कलर के धब्बे बन जाते हैं उनकी पत्तियों पर। वो धब्बे किसके कारण बनते हैं? एल्ब्यूगा कैंडिडा के द्वारा। अब आता है एरिसाइफी के द्वारा कौन सी बीमारी होगी? याद रखना बच्चों, चूर्णिल आसिता बीमारी किसके द्वारा होगी? एरिसाइफी के द्वारा होगी। अब पढ़ेंगे अपन अगला क्वेश्चन नंबर 5। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करेंगे अपन थोड़े से जंतु जगत में आगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जीवाणुओं में वृद्धि हेतु अनुकूलन होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन आएंगे, एजेटोबैक्टर, एजोला, इसके अलावा एल्गी या सभी, ठीक है। तो आपको जीवाणुओं में वृद्धि कौन बढ़ाएगा? सबसे पहले तो इस बात का पता करो कि इन चारों में से जीवाणु कौन है, यह भी तो पता होना चाहिए। गेस योर, आपका अनुमान बताइए, आपके हिसाब से इन चारों में से जीवाणु कौन सा है, ठीक है। तो मैं पहले इसका आंसर बता देता हूं, इसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जीवाणुओं में वृद्धि हेतु अनुकूलन होगा, डायरेक्ट आंसर करना है एजेटोबैक्टर। ये क्या करेगा? जीवाणुओं में वृद्धि के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब बात करते हैं एजोला के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एजोला है क्या? टेरिडोफाइटा है, एक ब्रायोफाइटा है, एक वायरस है, एक जीवाणु है, या कवक है, या एल्गी है क्या? याद रखना, एजोला एक टेरिडोफाइटा होगी। क्या होगी? टेरिडोफाइटा। वेरी गुड, ठीक है। एक तो ये बन गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है, एजोला का या सबसे छोटी टेरिडोफाइटा एजोला, सबसे छोटी टेरिडोफाइटा कौन सी होती है? एजोला, ठीक है। एजोला में से एक क्वेश्चन आता है जो एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि ये क्वेश्चन है ना हमेशा आता है, कई एग्जामों में सबने देखा भी होगा और सुना भी होगा। याद रखना, एजोला का मुख्य उपयोग किस रूप में करते हैं? यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि एजोला नामक ब्रायोफाइटा का यूज किस रूप में करते हैं? याद रखना, जैव उर्वरक के रूप में एजोला नामक टेरिडोफाइटा का सबसे ज्यादा यूज होगा। खाद मान लो, ठीक है। जैव उर्वरक का मतलब खाद के रूप में इसका प्रयोग या चारे के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है एल्गी में से क्या आता है? नाम से पता चल रहा है एल्गी कहां पाई जाती है। इसको समुद्री खरपतवार बोला जाता है, समुद्री खरपतवार। याद रखना, इसको समुद्री
खरपतवार बोला जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि शैवाल होती है ना, उसके कितने कलर होते हैं। देखिए शैवाल के कलर वैसे तो बहुत से होते हैं, लेकिन ज्यादातर शैवाल होती है वो हरी होती है, सॉरी हरे कलर में होगी। क्यों होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। कौन से वर्ग के होते हैं? क्लोरोफाइसी की। ठीक है, यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाने से पहले बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि सर थोड़ा से परेशान से हो गए, थोड़ा सा जोक हो जाए, तो मैं एक कहानी सुनाता हूं कि देखो यार, इस दुनिया में है ना, कामयाब होना है ना तो दर्द तो सहन करना पड़ेगा। बिना दर्द के आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस पे एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाता था। ठीक है, तो किसी ने बोल दिया, बोले हमें मूर्ति चाहिए। तो मूर्तिकार को मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिल गया। तो मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति मूर्ति बनाना शुरू किया। उसने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर से मूर्त बनाना शुरू कर दी। ठीक है, अब हुआ क्या कि वो पत्थर बोला कि यार मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। तो उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को अलग फेंक दिया, दूसरा पत्थर उठाया और उसके छेने और हथेड़ों से मार के उसने उसकी मूर्त बना दी। ठीक है, अब जिन्होंने ऑर्डर दिया था ना वो मूर्त लेने आए, तो उस मूर्त को लिया उन्होंने, उसको पैसे दिए। तो मूर्त लेने वालों ने बोला कि यार ये जो मूर्त, ये जो पत्थर पड़ा है ना, ये पत्थर हमें नारियल बधारने के लिए चाहिए। ठीक है भाई, ले दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब मूर्त को रख दिया, कोई आता मूर्त की पूजा करता। ठीक है, मूर्त की तो पूजा होती, लेकिन जो पड़ा हुआ पत्थर था ना, उस पत्थर को कोई भी आता और उसके धड़ाम से मारता, फिर आता, फिर आधे घंटे से उसके धड़ाम से मारता। ठीक है, तो उस मूर्त से आवाज आती है कि यदि तो उस दिन दर्द सहन कर लेता तो आज तेरी पूजा होती। अगर वो पत्थर उस दिन दर्द सहन कर लेता ना तो वो मूर्त बन जाता, और उसने उस दिन दर्द नहीं सहन किया और आज उसको हर कोई धड़ाम से मार रहा है। यही अपनी लाइफ में है कि आज का दर्द कल का गेन होगा। ये तो मान के चलना, लिख लेना अगर आपके पास कोई कॉपी हो तो, कि आज जितना दर्द होगा कल उतना ही मरहम बनेगा। क्योंकि आज मजे जितने करोगे ना उसका कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा। कर्ज तो चुकाना पड़ेगा, आज चुकाओ या 5 साल बाद में चुकाओ, कर्ज चुकाए बिना आप नहीं जा सकते। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहां से आया है? यह आया है आपके सेल बायोलॉजी से। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया, सेंट्रोमियर का विभाजन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सेंट्रोमियर का विभाजन होगा। 4 ऑप्शन है, माइटोसिस की प्रोफेज में, या फिर मियोसिस की प्रोफेज में, या फिर माइटोसिस की एनाफेज में। याद रखना, मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री, माइटोसिस का मतलब समसूत्री, ये तो याद रखना। क्वेश्चन है कि सेंट्रोमियर का विभाजन होगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा समसूत्री विभाजन की एनाफेज में माइटोसिस का विभाजन होगा। याद रखना, समसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था में क्या होगा? इसका विभाजन होगा। ठीक है, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका विभाजन
की सबसे बड़ी अवस्था होगी। याद रखना प्रोफेज की, याद रखना माइटोसिस की जो प्रोफेज है वो सबसे लंबी, माफ करना, सबसे बड़ी या लंबी, सबसे बड़ी अवस्था प्रोफेज अवस्था होती है। यह भी याद रखना प्रोफेज अवस्था किसकी, याद रखना समसूत्री या माइटोसिस की जो प्रोफेज अवस्था होती है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी हो गई, माइटोसिस की प्रोफेज। तो सबसे छोटी कौन सी होती है, एनाफेज। सबसे छोटी, सबसे छोटी अवस्था कौन सी होगी माइटोसिस की, एनाफेज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, उम्मीद करता हूं कोई इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आपके पास आ जाए कि मियोसिस की प्रोफेज के कितने प्रकार होते हैं, इसके 5 प्रकार होते हैं। याद रखना मियोसिस की प्रोफेज के 5 प्रकार होंगे। याद रखना सबसे पहला, दोबारा बता रहा हूं, ऐसी अवस्था जिसमें सेंट्रोमियर का विभाजन होगा वो होगी माइटोसिस की एनाफेज। ठीक है, कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था माइटोसिस की प्रोफेज। कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था एनाफेज। मियोसिस प्रोफेज के प्रकार 5 प्रकार की होती है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संचित होगा। क्वेश्चन आएगा ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संचित होगा, किसमें होगा, याद रखना कवक में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मान लो कवक के अलावा आपको पहुंच ले कि शैवाल में भोजन किस रूप में होगा। याद रखना स्टार्च या मंड के रूप में। याद रखना शैवाल में भोजन किस रूप में होगा, स्टार्च या मंड के रूप में। आपको पूछ ले कि पादपों में भोजन किस रूप में संचित होगा, स्टार्च के रूप में पादप भोजन का संचय करेंगे। ठीक है, पादप क्या होते हैं, स्वपोषी। ठीक है, चलो मान लिया स्वपोषी, मान लिया क्या होता है स्वपोषी। ठीक है, स्वपोषी मतलब प्रकाश संश्लेषण करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाएंगे। ठीक है, CO2 भी लेंगे। अब उस CO2 को डायरेक्ट तो CO2 के रूप में लेगा नहीं, वो उसे शुगर के रूप में लेगा। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गई। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। मेरे को एक बात बताइए, यदि पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन लेगा, उस भोजन को संचित तो स्टार्च के रूप में रख लेगा, लेकिन उसका स्थानांतरण किसके द्वारा करना है। ये तो है नहीं कि वो पूरे भोजन को ले लिया और सो गया, वो उसका स्थानांतरण भी तो करेगा, तभी और बात काम करेंगे। तो जो पादप होता है वह भोजन का स्थानांतरण शुगर के रूप में करेंगे। याद रखना मोस्ट क्वेश्चन है कि पादप भोजन का स्थानांतरण किस रूप में करेंगे, शुगर के रूप में पादप भोजन का स्थानांतरण
करेंगे। दोबारा बता रहा हूं, कवक में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में, शैवाल में भोजन स्टार्च या मंड के रूप में। ठीक है, बात आती है पादप में स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन जब प्लांट पादप भोजन का स्थानांतरण करेंगे वो किस रूप में करेंगे? शुगर के रूप में प्लांट क्या करेंगे? भोजन का स्थानांतरण करेंगे। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनेगी। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसके द्वारा बनेगी? दो ऑप्शन है, सॉरी माफ करना, 4 ऑप्शन है। काइटिन के द्वारा, पेक्टिन के द्वारा, म्यूकोपेप्टाइड या सेल्यूलोज। तो इसमें डायरेक्ट याद रखना, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इसके अलावा और भी कई कारक होते हैं, लेकिन मुख्यतः म्यूकोपेप्टाइड होगा। ठीक है, अब बात आती है कि काइटिन के द्वारा किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसके द्वारा बनी होगी? काइटिन के द्वारा। ठीक है, बात आती है कि कवक में प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं होता है। याद रखना, कवक में फोटोसिंथेसिस अनुपस्थित। क्यों नहीं होता है? कवक में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं होता है? क्योंकि कवक क्या होते हैं? परपोषी, स्वपोषी नहीं होंगे, परपोषी होते हैं। ठीक है, अब बात आती है पेक्टिन के द्वारा किसकी कोशिका भित्ति बनेगी? शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसके द्वारा बनेगी? शैवाल की कोशिका भित्ति पेक्टिन के द्वारा बनी होती है। ठीक है, शैवाल में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होगा या फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है भाई, शैवालों में प्रकाश संश्लेषण होगा। शैवाल एक प्लांट ही तो होते हैं शैवाल, और शैवाल क्या होते हैं? स्वपोषी, स्वपोषी। याद रखना, शैवाल स्वपोषी होंगे। ठीक है, देखिए जीवाणु होते हैं ना, जहां जीवन संभव है वहां पर जीवाणु पाए जाएंगे। सेल्यूलोज के द्वारा बनी हुई कोशिका भित्ति किसमें होगी? पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज के द्वारा बनी होगी। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9। बीच में एक छोटा सा मोटिवेशनल शायरी सुनाता हूं। अपनी लाइफ यार एक मजेदार है, इस लाइफ में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए उस समस्या से निपटना भी हमें खुद को ही है, और उस समस्या से हमें समाधान भी खुद को ही करना पड़ेगा। इस जग में वही राहगीर सबसे आगे जाएगा जो हमेशा खुद की लाइफ में अकेला चलेगा। जो व्यक्ति अकेला रहेगा सारा खुद के बारे में हमेशा ज्यादा सोचेगा, और जब आप खुद के बारे में
ज्यादा सोचने लग जाओगे तो आप अपने आप एक सही ट्रैक पे चले जाओगे। हमेशा याद रखना, ग्रुप में रहने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, वॉलवॉक्स का रंग होता है, सॉरी इसका रंग होता है। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट सबसे पहले तो ये बात आती है कि वॉलवॉक्स होता क्या है। वॉलवॉक्स एक शैवाल होती है, याद रखना, वॉलवॉक्स एक शैवाल होती है। ठीक है, वॉलवॉक्स का रंग कौन सा होगा, याद रखना 4 ऑप्शन आएंगे, हरा, पीला, लाल या भूरा। याद रखना, वॉलवॉक्स एक ऐसी शैवाल होगी जिसका रंग हरा होगा। ठीक है, ठीक है। शैवाल के ऐसे सदस्य या ऐसा वर्ग जिसके सभी सदस्य हरे होंगे, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, याद रखना, क्लोरोफाइसी वर्ग के सभी शैवाल हरे होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके और एग्जाम्पल है, जैसे कारा यूलोथ्रिकस, इसके अलावा उडोगोनियम, ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं अपन कौन से वर्ग के शैवाल पीले होंगे। ज़ैंथोफाइसी वर्ग के शैवाल पीले होंगे। याद रखना बच्चों, ज़ैंथोफाइसी वर्ग के शैवाल पीले होंगे, जैसे कि वाउचीरिया। याद रखना, वाउचीरिया। ठीक है, बात आती है रेड कलर के शैवाल कौन से वर्ग के होंगे। याद रखना, रोडोफाइसी वर्ग के सभी शैवाल लाल रंग के होंगे। ठीक है, उदाहरण बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में है, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, यह शैवाल लाल कलर की होती है। जो इसके अलावा बेंगिया भी होती है, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ता है, ऐसा वर्ग जिसके शैवाल भूरे कलर में होंगे, फियोफाइसी, फियोफाइसी। याद रखना, फियोफाइसी के सभी सदस्य भूरे कलर के होते हैं। उदाहरण हो गया एक्टोकार्पस। ठीक है, बात आती है कि इसके जो सदस्यों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उसे अपन केल्प के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, कॉपर सूचक टेरिडोफाइटा का नाम बताइए। ऐसी कौन सी टेरिडोफाइटा है जो कॉपर का सूचक होगी। डायरेक्ट आंसर आएगा सिलेजिनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया या सभी। याद रखना, इक्विसिटम एक ऐसी टेरिडोफाइटा होता है जिसमें कॉपर सूचक टेरिडोफाइटा होती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका सीधा सीधा। बात आती है कि टेरिडोफाइटा में मुख्यतः द्वितीय वर्दी नहीं होगी।
लेकिन इक्विसिटम एक ऐसी टेरिडोफाइटा है जिसमें द्वितीय वर्दी होगी। याद रखना, इसमें द्वितीयक वर्दी होगी। इसके अलावा इसका एक उदाहरण और आता है आइसोइटिस। इन दोनों में द्वितीय वर्दी होगी। बाकी कभी भी टेरिडोफाइटा में द्वितीय वर्दी नहीं होगी। याद रखना, द्वितीय वर्दी क्यों नहीं होती है? क्योंकि टेरिडोफाइटा में यहाँ तो होती है, लेकिन टेरिडोफाइटा में द्वितीय वर्दी नहीं होने का क्या कारण होता है? कैम्बियम अनुपस्थित होती है। क्वेश्चन आ जाए, क्लब मास के नाम से जाना जाता है सिलेजिनेला को। जल फरण के नाम से जाना जाता है मार्सिलिया को। ठीक है, अब इसको अपन एक तलसर्पी नाम भी बोलते हैं। टेरिडोफाइटा को तलसर्पी भी बोला जाता है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इन चारों में से इन तीनों में से ऐसी कौन सी संरचना है जो जीवित कोशिकाओं में होगी? क्वेश्चन आएगा, जीवित कोशिका में उपस्थित संरचना होगी तो कोशिका झिल्ली, हरित लवक, कोशिका भित्ति या सभी। याद रखना, कोशिका झिल्ली हमेशा जीवित कोशिका में पाई जाएगी। यह तो हो गया कोशिका झिल्ली का बेसिक परिचय। बता देता हूं कोशिका झिल्ली क्या होती है। मान लीजिए ये क्या है? कोशिका भित्ति, ये केंद्रक, और ये क्या हो गया? कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति के अंदर एक जीवित संरचना होती है जिसको अपन कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका भित्ति के अंदर एक जीवित संरचना को कोशिका झिल्ली बोला जाता है। याद रखना, कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य सिद्धांत दिया किसने दिया था? कौन सा सिद्धांत था पहले तो ये बताओ। तरल मोज़ेक मॉडल। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? सिंगर व निकोलसन। सिंगर व निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत दिया था। ठीक है, याद रखना, कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में होगी। बात करें हरित लवक। हरित लवक क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, पादप जगत का कोशिका का रसोईघर हरित लवक। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये भोजन बनाता है। बात आती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की खास बात यह होती है कि कोशिका भित्ति केवल पादपों में होगी। केवल पादपों में पाई जाएगी। ठीक है, बात आती है कि कोशिका भित्ति मर्त होती है और लिग्निन से बनी होती है। मर्त व लिग्निन से बनी होगी।
याद रखना, कोशिका भित्ति मरी हुई होती है या मृत होती है और लिग्निन से बनी हुई होती है, इस कारण वो इतनी कठोर होती है। अब पढ़ेंगे अपन कोशिका, सॉरी अगला क्वेश्चन पढ़े उससे पहले मैं बता देता हूं, कोशिका भित्ति की 3 संरचना होती है, सबको पता है, प्राथमिक, मध्य पटलिका और द्वितीय। ठीक है, एक्चुअल में फलों के पकने का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट होता है, वो अपन आगे थ्योरी में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपका 16 हुआ। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, किस अंग को मानव शरीर का कारखाना कहेंगे? ऐसा कौन सा अंग है जिसको मानव शरीर का कारखाना कहेंगे? किडनी, लीवर, स्टेपिस या स्किन? 4 ऑप्शन आएंगे, आपको सीधा सीधा आंसर करना है। लीवर को मानव शरीर का कारखाना कहेंगे। ठीक है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होगा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होगा? किडनी में। याद रखना, मानव शरीर का शुद्धिकरण, सॉरी मानव का जो शरीर होता है उसमें रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होगा? किडनी में। क्वेश्चन आ जाए, मानव शरीर की सबसे छोटी या सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा अंग, सॉरी सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कान में पाई जाती है उसे बोला जाता है स्टेपिस। और शरीर के 70% काम लीवर करेगा और सबसे बड़ा अंग क्या होगा? स्किन या त्वचा। क्वेश्चन नंबर 13, कैम्बियम पादप जगत के कौन से समय में होगा? इसके 4 ऑप्शन आएंगे, शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इसके अलावा जिम्नोस्पर्म। तो सीधा सीधा आंसर करना आपको, जिम्नोस्पर्म में कैम्बियम पाई जाएगी, जबकि टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और शैवाल, इन तीनों में कैम्बियम अनुपस्थित होगी। क्योंकि इन तीनों में कैम्बियम इसीलिए नहीं होती है क्योंकि इनका शरीर जड़, तना और पत्ती में बटा हुआ नहीं होगा, ब्रायोफाइटा और शैवाल का, जबकि टेरिडोफाइटा का शरीर जड़, तना और पत्ती में बटा हुआ होता है, इसके बावजूद भी उसमें एदा नहीं होगी। हिंदी में एदा बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको कैम्बियम बोला जाता है। अब बात आती है कि ब्रायोफाइटा में जल का संवहन होगा पेरेन्काइमा के द्वारा। पेरेन्काइमा उत्तक के द्वारा ब्रायोफाइटा में जल का संवहन होगा। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, जड़ों से जल पत्तियों तक किसके द्वारा जाता है? यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माना जाता है। 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास, जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा या सभी। तो आपको याद रखना है कि जड़ से, मान लीजिए ये क्या है? प्लांट है, ये इसकी जड़, ये क्या हो गई? इसकी पत्तियां। अब मान लीजिए यहां अपन ने जल डाला, यह जल यहां मर्दा से जड़ में किसके द्वारा जाएगा? ये जाएगा
जाइलम के द्वारा, याद रखना, जाइलम के द्वारा जड़ से पानी पत्तियों में जाएगा। क्वेश्चन आता है जाइलम से और क्या किया जाता है, खनिज लवण भी जाइलम के द्वारा ही जाएंगे। खनिज भी हमेशा जाइलम के द्वारा जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है और पत्तियों में जो भोजन बनता है वो सारे प्लांट में जाता है, वो किसके द्वारा जाएगा, फ्लोएम के द्वारा। बात आती है फ्लोएम होता है द्विदिशीय, द्विदिशीय होगा, जबकि जाइलम क्या होता है, एक दिशीय। याद रखना जाइलम हमेशा एक दिशीय होगा। पत्ती में भोजन बड़ा, जरूरी नहीं है कि भोजन नीचे आए या ऊपर जाए, दोनों में से कौन सी साइड भी जा सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। इसीलिए कौन सा होता है, ये द्विदिशीय होता है। दोबारा बता रहा हूं, भोजन और सुक्रोज का संश्लेषण किसके द्वारा होगा, फ्लोएम के द्वारा होगा, और पेरोनकाइमा के द्वारा जल सवन ब्रायोफाइटा में होगा। ठीक है, यहां पर अपने कम से कम 5 से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का कारण होता है। सबसे पहला आपको 4 ऑप्शन देगा, जीवाणु, कवक, वायरस और प्रोटोजोआ। इन चारों में से किसके द्वारा मलेरिया नामक बीमारी होगी, यह होगी प्रोटोजोआ के द्वारा। याद रखना, प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि मलेरिया में प्लाज्मोडियम एक मच्छर आता है, उसके काटने से होगा। ठीक है, बात आती है कि जो प्लाज्मोडियम एक जीवाणु प्रोटोजोआ होता है, वो अपने शरीर में कौन सी जगह प्रजनन करता है जहां पर उसकी संख्या बढ़ जाती है। याद रखना, प्लाज्मोडियम लीवर में क्या करेगा, रिप्रोडक्शन, लीवर में रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या बढ़ाएगा और अपने शरीर में आरबीसी की संख्या क्या कर देगा, डाउन, आरबीसी की संख्या डाउन कर देगा। इससे व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है। याद रखना, मलेरिया का वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। याद रखना, बात आती है कवक। याद रखना, कवक के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होगी, दांत, दमा और इसके अलावा कौन सी होगी, गंजापन और अस्थिमज्जा। गंजापन, दमा और दांत, इसके अलावा अस्थमा। ये 4 बीमारियां मुख्यतः कवक के द्वारा होगी। अब बात आती है वायरस के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती है। सबसे मेजर बीमारी होती है एड्स। एड्स का एक्चुअल में सबसे ज्यादा मेजर कारण होता है। पहले तो बता देता हूं कि एड्स नामक बीमारी वायरस के द्वारा होती है। उस वायरस का नाम होता है HIV। याद रखना, एड्स का कारण HIV वायरस होता है।
यह होता है यौन संबंध बनाने से होता है। इसके अलावा संक्रमित सुई का यूज करने से भी आदमी में एड्स हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है एड्स के अलावा जुखाम भी वायरस के द्वारा होती है। एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है कि जुखाम का कारण कौन सा वायरस है? राइनो वायरस जुखाम का कारण होती है। ठीक है, अब बात आता है जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं। जीवाणुओं के द्वारा बहुत सी बीमारियां होती है। सबसे ज्यादा बीमारियां जीवाणुओं के द्वारा होती है, जो आपको मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया भी था, जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों के नाम। ठीक है, उम्मीद करूंगा सबने बढ़िया तरीके से पढ़ी भी होगी। अब मैं सभी को एक पर्सनल सलाह दूंगा, जो भी बंदा जेट हो, आईसीआर, पीएमटी या एम्स जिस भी कैटेगरी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए टाइम की अब बचत नहीं है। तो उम्मीद यही करूंगा कि सभी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और आगे आपके जो आने वाले क्वेश्चंस हैं